हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी चल रही होगी। और आपकी तैयारी के लगभग आधा पौन घंटा घंटा रोज का मैं भी खा रहा हूँ, है ना। जब भी आप तैयारी करने के लिए जाते हो तो आधे पौन घंटे तक आपको कन्हैया सर के साथ में भी अंतः क्रियाएं करनी है ना। ये समय बढ़ेगा, है ना। अभी 2 दिन में जयपुर जाऊंगा, उसके बाद में वापस उदयपुर आने के बाद में आपकी क्लास से बढ़ा दी जाएगी, है ना। उसके बाद में आपके दिन की 2 या 3 क्लास जो है कर दी जाएगी, जिसमें रिवीजन भी हो जाएगा आपका और एमसीक्यू की प्रैक्टिस या पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वन लाइनर भी आपको समझा दिया जाएगा और टॉपिक वाइज मैराथन क्लास लगा करके भी सब कुछ रिवीजन करा दिया जाएगा। आप मस्त रहो, मेरे से प्रयास जितना बन पाएगा, प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम आपके साथ बने हुए हैं परीक्षा तक, और जितना हमसे बन पाएगा आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, आप टेंशन मत लो, है ना। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, है ना, अपनी कुशलता पर भरोसा रखो, अपनी योग्यता पर भरोसा रखो और आगे बढ़ने के लिए और अपनी उपलब्धि को सुधारने के लिए और अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औपचारिक अनौपचारिक उपाय हो सकते हैं उनको करने का प्रयास करो। चलिएगा, अब अपन बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की। शिक्षण वीडियो में कल आपको मैंने कौशल पढ़ाए थे। कौशल की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको ये चीज बताई थी कि दोस्तों की कौशल सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मारिया मोंटेसरी ने लास्ट वाले 2 को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सरयू प्रसाद महोदय कहता है कि पढ़ना लिखना एक साथ होता है, और ज्ञान के अस्थायित्व के आधार पर हम जब मनोवैज्ञानिक क्रम को पूरा उल्टा कर देते तो वो ज्ञान के अस्थायित्व के आधार पर कौशल बन जाते हैं, है ना। व्यवहारिक कौशल आपके 2 होते हैं: सुनना, बोलना। सैद्धांतिक कौशल पढ़ना लिखना माने जाते हैं। ग्राह्य कौशल भी मैंने आपको बताया कि 2 चीज आपके सुनना और पढ़ना ग्राह्य होते हैं, और बोलना और लिखना अभिव्यंजनात्मक कौशल होते हैं। सरल कौशल सुनना माना जाता है, कठिन कौशल आपके लिखना माना जाता है, और महत्वपूर्ण कौशल जो है आपके पठन माना जाता है। यहां तक की बात अपन ने कल की क्लास में की और कल की क्लास में आपको याद हो गया होगा। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, एक के कौशल के ऊपर हल्की हल्की चर्चा कर लेते हैं। आज अपन पहला कौशल पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, श्रवण कौशल। आज जिसकी बात करेंगे अपन, किस कौशल की बात करेंगे मेरे दोस्तों? आज अपन एक कौशल की बात करने वाले हैं। वो कौन सा कौशल है? आपका श्रवण कौशल माना जाता है। श्रवण कौशल क्या चीज होती है, या श्रवण कौशल किसे कहते हैं, या श्रवण कौशल क्या होता है, तो इसकी अपन बात करते हैं, है ना। आपको ये श्रवण कौशल के बारे में 1-2 लाइनें तो आपको पहले से याद रखनी है दोस्तों। इस कौशल को, है ना, एक तो ये बात ध्यान रखनी है, इस कौशल को सभी कौशलों का आधार कौशल कहा जाता है। इस कौशल को सभी कौशलों का आधार कौशल कहा जाता है। आधार कौशल कहा जाता है, ध्यान रखना। आधार कौशल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कौशल, जो आगे के जितने भी आपके कौशल होंगे, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, ये सभी कौशल तभी विकसित हो सकते हैं जब हमारे अंदर पहले श्रवण कौशल विकसित हुआ हो। यदि हमारे अंदर श्रवण कौशल विकसित नहीं हो रखा है तो बाकी सारे कौशल विकसित नहीं हो सकते। यानी कि जो व्यक्ति सुनना नहीं सीखेगा, या जिनकी श्रवणेंद्रियां बचपन से ही जो है अच्छी नहीं रही होगी, तो जब तक उसके कानों में कोई शब्द नहीं पड़ेगा ना, तब तक वो शब्द उसके मुंह से नहीं निकलेगा। अर्थात बोलने के लिए सुनना जरूरी है, फिर इसके लिए पढ़ना, फिर लिखना। तो बोलना, पढ़ना, लिखना ये सब श्रवण पर आधारित रहते हैं, इसीलिए इसको सभी कौशलों का क्या कहा जाता है? आपके आधार कौशल कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये प्रथम कौशल है, नॉर्मल सी बात है। ये कौन सा कौशल है तो क्या बताओगे? यह प्रथम कौशल है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, यह व्यवहारिक कौशल है, जो अपन कल पढ़ चुके हैं। यह व्यवहारिक कौशल है, व्यवहारिक कौशल है। और यह ध्यान रखना, यह ग्राह्य कौशल है, यह ग्राह्य कौशल है।
ये बातें अपन कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ चुके थे, हल्की सी मैंने आपको और बता दी जो इनके बारे में अपन को पता होनी चाहिए, है ना। तो इसको आधार कौशल भी कहा जाता है, इसको ग्राह्य कौशल भी कहा जाता है, इसको व्यवहारिक कौशल भी कहा जाता है, और इसको पहला कौशल भी कहा जाता है श्रवण कौशल। अब देखो, श्रवण कौशल के बारे में यदि अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्रवण कौशल के अंतर्गत आपके 3 प्रकार की शक्तियां काम करती हैं, जिसको कहा जाता है श्रवण कौशल की शक्तियां, है ना। कैसे कैसे काम करती है श्रवण कौशल की शक्तियां? मनोवैज्ञानिक रूप से 3 शक्तियां मानी गई है। कितनी शक्तियां मानी गई है? 3। हेडिंग लगाना, श्रवण कौशल की शक्तियां। श्रवण कौशल की शक्तियां, श्रवण कौशल की शक्तियां। हमारे अंदर श्रवण कौशल की कितनी शक्तियां काम करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हमारे अंदर श्रवण कौशल की आपकी कितनी शक्तियां काम करती है मेरे दोस्तों? 3 शक्तियां काम करती है। एक को तो कहा जाता है अंतर्बोध शक्ति। पहली जो आती है वो क्या होती है मेरे दोस्तों? अंतर्बोध शक्ति। अंतर्बोध शक्ति। अंतर्बोध शक्ति का मतलब क्या होता है? समान उच्चरित होने वाले शब्दों को हम एक साथ सुनते समझते हैं, यानी कि समान उच्चरित होने वाले शब्दों के साथ में हम तीव्र गति से क्या कर लेते हैं? संबंध स्थापित कर लेते हैं। यही कारण है कि बालक जो पहली बार बोलना सीखता है तो समान ध्वनि वाले शब्द बोलता है, बाबा, काका, चाचा, मामा, पापा, है ना। लगभग जिनकी ध्वनि क्या होती है? आपके एक समान होती है। तो अंतर्बोध शक्ति क्या कहती है? अंतर्बोध शक्ति कहती है आपके कि समान उच्चरित होने वाले शब्दों में क्या कर पाना मेरे दोस्तों? अंतर कर पाना। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना। क्या याद रखोगे? समान उच्चरित होने वाले शब्दों में अंतर कर पाना। समान उच्चरित होने वाले शब्दों में अंतर करना। समान उच्चरित होने वाले शब्दों में अंतर करना। समान उच्चरित होने वाले शब्दों में क्या करना मेरे दोस्तों? अंतर कर पाना। कि भाई ध्वनि तो उनकी एक जैसी आती है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो समान रूप से जो ध्वनियां आती है उनके साथ में बालक अंतर करना क्या कर देता है? सीख जाता है, जिसको अपन कहते हैं अंतर्बोध शक्ति। दूसरी शक्ति आती है धारण शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी आती है मेरे दोस्तों? तो दूसरी शक्ति का नाम बताया है धारण शक्ति। धारण का मतलब होता है ग्रहण करना, या धारण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? स्वीकार करना, या धारण का मतलब होता है एक जगह पर उसको क्या कर लेना मेरे दोस्तों? कर देना। आपको क्या, हाँ, धारण का मतलब होता है कि जिन समान उच्चरित होने वाले शब्दों में आपने अंतर कर लिया है ना, उन अंतर किए गए शब्दों को अवचेतन में याद रखना। हमने पहले मनोविज्ञान में पढ़ रखा है कि हमारे द्वारा सीखा गया समस्त ज्ञान हमारे अवचेतन मन के अंतर्गत रहता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अवचेतन मन की जो है आपके ये अवस्था मानी जाती है कि अंतर किए गए शब्दों को अवचेतन मन में, यानी कि हमारे भंडार गृह में उनको क्या कर देना? सुरक्षित कर देना। कौन सी शक्ति कहलाएगा? धारण शक्ति। तो पहला काम तो अपन क्या करते हैं? समान उच्चरित होने वाले शब्दों को में अंतर करना सीखते हैं। फिर अंतर किए गए शब्दों को हम अवचेतन अवस्था में क्या रखते हैं मेरे दोस्तों? याद रखते हैं। क्या याद रखोगे यहां पे? अंतर किए गए शब्दों को, अंतर किए गए शब्दों को अवचेतन अवस्था में याद रखना। अवचेतन अवस्था में याद रखना। अवचेतन अवस्था में क्या रखना मेरे दोस्तों? याद रखना। कौन सी शक्ति कहलाएगी? धारण शक्ति। तो 2 शक्तियां हो गई, एक अंतर्बोध शक्ति। अंतर्बोध शक्ति का मतलब होता है समान उच्चरित होने वाले शब्दों में अंतर करना, और दूसरी शक्ति जो होगी वो कौन सी कहलाएगी मेरे दोस्तों? धारण शक्ति। और धारण शक्ति में याद क्या रखना है आपको? अंतर किए गए शब्दों को अवचेतन अवस्था में क्या रखना मेरे दोस्तों? याद रखना। एक आपके आता है मेरे दोस्तों बोधन शक्ति या अवबोधन शक्ति। बोधन शक्ति, बोधन शक्ति, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? अवबोध शक्ति भी कह सकते हैं। बोधन शक्ति के अंतर्गत क्या चीज आती है मेरे दोस्तों? तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि आपको पता है कि कोई भी शब्द जो बनता है वो 2 तरीके से बनता है, एक अर्थ और एक ध्वनि। तो ध्वनि और अर्थ के योग को समझते हुए उस शब्द को ग्रहण करना क्या कहलाएगी? बोधन शक्ति।
समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मान लीजिएगा कि बच्चे ने याद किया क, अब इस क के अंदर जो अर्थ है वो इसमें छुपा है, ध्वनि जो है वो इस अ में छुपी है। तो बालक इसका और इसका अर्थ समझते हुए इसको क्या करेगा, याद करेगा या समझेगा। इसको अपन क्या कहते हैं, बोधन शब्दी, यानी शब्दों को समझ करके याद रखने की जो शक्ति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बोधन शक्ति, है ना। तो यहां पे अपन क्या याद रखेंगे, ध्वनि तथा अर्थ, ध्वनि व अर्थ के योग को समझकर याद रखना, समझकर याद रखना। ये आपके 3 प्रकार की आपके शक्तियां कहलाती है श्रवण कौशल की। कितनी शक्तियां कहलाती है श्रवण कौशल की? 3 शक्तियां श्रवण कौशल की। बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं मैं आपको। 3 शक्तियां आपके श्रवण कौशल की यहां पे काम करती है। एक शक्ति का नाम है अंतर्बोध शक्ति, जिसमें समान उच्चरित होने वाले शब्दों में बालक अंतर करना सीखता है। दूसरी आती है आपके धारण शक्ति, जिसमें अंतर किए गए शब्दों को अपनी अवचेतन अवस्था के अंतर्गत क्या करता है, उसको याद रखता है। तीसरी आती है आपके बोधन शक्ति, जिसमें ध्वनि और अर्थ के अंतर्गत बालक क्या करना सीख लेता है मेरे दोस्तों, अंतर करना सीख लेता है या उनको याद करना सीख लेता है। ये आपके कौन सी शक्ति कहलाएगी, तो कौन सी शक्ति कहलाएगी, बोधन शक्ति। तो आपको पूछ ले कभी कि बताओ श्रवण कौशल की कितनी शक्तियां मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, श्रवण कौशल की आपकी कितनी शक्तियां मानी जाएगी, 3 शक्तियां मानी जाएगी। ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में याद रखना है। चलिएगा आगे चल करके देखो, अब जो चीजें आ रही वो बड़ी छोटी छोटी सामान्य सी चीजें हैं, लेकिन हमारा काम है कि इनको पढ़ाना, है ना। आपको ध्यान रखना है श्रवण कौशल के महत्व। क्या हेडिंग लगाओगे, श्रवण कौशल के महत्व। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसके अंतर्गत आपको ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा। महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है श्रवण कौशल की, आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो मैंने आपको पहले बता दिया अभी भी कि ये सभी का आधार कौशल कहलाता है, तो उसको अपन दोबारा नहीं लिखेंगे। श्रवण कौशल का एक काम है, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनियों की भी पहचान करना सीख जाते हैं यदि हमारा श्रवण कौशल अधिक विकसित हो रखा है। यदि हमारा श्रवण कौशल, हमारी श्रवण इंद्रियां अधिक मजबूत हैं, अधिक परिपक्व हैं और अधिक सही है, तो आप ये मान करके चलो कि मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन और छोटी से छोटी ध्वनियों में भी हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अंतर कर लेते हैं। एक बहुत सारी ध्वनियां जब एक साथ कान में पड़ती है ना, फिर भी हम अलग अलग पहचान लेते हैं, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है। 3-4 ध्वनियों को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा महत्व क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसका एक महत्व याद रखना, सूक्ष्म ध्वनियों में अंतर करना, सूक्ष्म ध्वनियों में अंतर करना व पहचान करना, अंतर या पहचान करना, अंतर या पहचान करना। क्या बताओगे, माइक्रो, बिल्कुल छोटी से छोटी ध्वनियों के अंतर्गत भी अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर आपको ये ध्यान रखना है, श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहा जाता है, अध्ययन की आधारशिला है, अध्ययन की आधारशिला। क्योंकि आपको पता है कि आगे जाकर के हमें जब अध्ययन करना पड़ेगा और जब हमें पठन और लेखन कौशल को ग्रहण करना पड़ेगा या पठन या लेखन कौशल के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो पठन और लेखन कौशल को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना आपके इसकी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अध्ययन की आधारशिला। ये हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। अब आप कहोगे कि श्रवण कौशल का पर्सनैलिटी के साथ में क्या संबंध, बिल्कुल संबंध है। आप मुझे ये बताओ कि जब तक हम, बालक जो होता है वो किसी चीज को सुनता है, सुनी हुई चीज को अवचेतन मन में संग्रहित करता है, बाद में उस चीज को व्यवहार में लेकर के आता है। आप ये सोचो कि यदि श्रवण इंद्रियां परिपक्व हैं या श्रवण कौशल हमारा मजबूत है, तो हम जो भी चीज सुनेंगे, जो भी चीज का अनुसरण करेंगे, जो भी ज्ञान हमारी कानों से हमारे भीतर मन के अंदर जाएगा, तो वही तो वापस व्यवहार में निकल करके आएगा। और हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का क्या करता है, आपके निर्धारण करता है। इसीलिए यह कहा जाता है यह व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी है। क्या याद रखोगे इसके बारे में, यह कौशल व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी माना जाता है। व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी, उपयोगी पर्सनैलिटी के अंतर्गत आपके ये क्या माना जाता है, विकास करने में इसकी भूमिका क्या रहती है, आपके महत्वपूर्ण रहती है। आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर आपको ये ध्यान रखना, मातृभाषा शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौशल यही है।
ध्यान रखना, मातृभाषा शिक्षण में, मातृभाषा सीखने में लिख देता हूं मैं, मातृभाषा सीखने में सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक उपयोगी, क्योंकि बालक जिस क्षेत्र में रहता है, मातृभाषा का मतलब अपन ने पहले समझ ही लिया था, मातृभाषा का मतलब होता है मां के मुख से निकली हुई भाषा। तो इसका मतलब बालक जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में बोले जाने वाले की ध्वनियां जब उनके कान में पड़ेगी तो बालक तीव्र गति से उस चीज को क्या कर लेता है, सीख लेता है। इसीलिए इसके बारे में यह कहा जाता है। आपको यह ध्यान रखना, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाना, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता आती है, अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता आती है। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या आती है मेरे दोस्तों, प्रवीणता। अब आप कहोगे कि सर ये तो श्रवण कौशल है, सुनने से बोलने का क्या संबंध है? बिल्कुल है मेरे दोस्तों, मेरी बात मानो। एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता हो। जिस व्यक्ति के अंतर्गत सुनने की क्षमता नहीं होती है वो कभी अच्छा वक्ता या प्रवक्ता नहीं बन सकता। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि हम जब सुनेंगे तो हमारे अंदर शब्द भंडार जाएंगे, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, नए नए शब्द जाएंगे, और नए नए शब्द जाएंगे तो हमारी अभिव्यक्ति अपने आप सुधर जाएगी, हमारी मौखिक व्यक्ति में अपने आप क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सुधार आ जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि यह मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने के लिए भी इसको क्या माना जाता है, आपके उपयोगी माना जाता है। यह ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखना, शब्द भंडार में वृद्धि इसी कौशल से अधिक होती है। शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार में क्या होती है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि जो होती है वो किससे होती है, आपके इसी कौशल से होती है। ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है। ये इनके क्या माने जाएंगे मेरे दोस्तों, आपके महत्व माने जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है ना। फिर आपको ये ध्यान रखना है, श्रवण कौशल को विकसित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। श्रवण कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें कि किन किन बातों को आपको क्या करना चाहिए, श्रवण कौशल का यदि आप विकास कर रहे हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, श्रवण कौशल का विकास करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहला ध्यान, अर्थ ग्रहण के साथ श्रवण करना। भाई हम किसी चीज को सुन तो रहे हैं लेकिन उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब आप सुन रहे हो और आपको यदि अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो सुना हुआ कोई काम का नहीं है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखने की, यदि आप किसी भी चीज का श्रवण कर रहे हो, किसी भी चीज को यदि आप सुन रहे हो तो सुनते वक्त आपको इस बात का आभास होना चाहिए, सुनते वक्त आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए मेरे दोस्तों। और वो क्या ध्यान होना चाहिए कि इसके माध्यम से, इसके द्वारा जब भी अपन श्रवण करते हैं तो अर्थ ग्रहण से श्रवण किया जाना चाहिए, अर्थ के साथ श्रवण किया जाना जरूरी होता है। तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि पहली बात क्या ध्यान रखोगे, तो पहली बात का हमें ध्यान रखना है अर्थ ग्रहण करते हुए श्रवण करना। अर्थ ग्रहण करते हुए श्रवण करना कि हमें कैसे सुनना चाहिए, तो हमें अर्थ ग्रहण के साथ क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों, सुनना चाहिए। ये आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है तार्किकता के साथ श्रवण करना। तार्किकता के साथ श्रवण करना। भाई आप किसी चीज को सुन रहे हो तो सीधा सीधा एक्सेप्ट मत करो, तर्क करो। तब तक तर्क करो जब तक आपके विचारों के अंदर स्पष्टता नहीं आ जाती, जब आप तक उस सुनी हुई बातों के अंतर्गत आप पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो जाते। तो किसी भी व्यक्ति की बात को सुनना तो है, लेकिन सुनना किसके साथ में है, तार्किकता के साथ में सुनना है। अर्थग्रहण के साथ तो श्रवण करना ही है, और सुनना कैसे, तार्किकता के साथ। बिना तर्क के कभी भी बातों को नहीं सुना जाए। कोई भी व्यक्ति आपको आकर के कुछ भी कह रहा है, आप उसको सुन रहे हो, बिना तर्क किए उसको सीधा सीधा क्या कर रहे हो, आप स्वीकार कर रहे हो। तो मेरी नजर में एक अशिक्षित व्यक्ति में और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यह मूर्खता का उच्चतम स्तर है कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और आपने उस चीज को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, कि आप में इतनी भी बौद्धिक क्षमता नहीं थी कि एक बार तर्क किया जाए या इसके
अंतर्गत है ना एक विश्व उनके जो मत हैं उनको स्वीकारने से पहले उसके ऊपर कुछ जो है ना स्पष्टता लाई जाए। तो ये श्रवण कौशल कहता है कि सुनने से पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, तर्क का प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि तार्किकता के साथ श्रवण किया जाए। भाई किसके साथ श्रवण किया जाए, आपको तार्किकता के साथ क्या किया जाए, आपके श्रवण किया जाए। इसके बाद में आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अनुकूल मत का स्वागत करना। अनुकूल मत का स्वागत करना। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी ने कोई बढ़िया बात कह दी है, किसी ने कोई अच्छी बात कह दी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर विचारों को आदर करना आना चाहिए। विचारों का आदर करना, विचारों का आदर करना। भाई कोई अच्छी बात कह रहा है तो बीच बीच में उसकी प्रशंसा भी की जाए, बीच बीच में उसको मोटिवेट भी किया जाए, है ना। इस चीज को आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो आपको ये कभी नहीं कि भाई सुने जा रहे हैं, अपना ध्यान किधर ही जा रहा है, अपन कुछ सोच अपना देखते उसे रहे, ध्यान कहीं और जा रहा है, व्यक्ति कुछ कह रहा है, हम सुने जा रहे हैं, तो ऐसे श्रवण का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो सुनते समय हमें सामने वाले के विचारों का क्या करना चाहिए, तो सामने वाले विचारों का हमें आदर भी करना चाहिए, सामने वाले विचारों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। एक और बात ध्यान रखना, शांत चित्त होकर के सुनना। जब सामने वाला बात कह रहा हो तो बीच में प्रतिक्रियाएं जरूर दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बात को काट करके अपनी बात रख दी जाए। बिल्कुल शांत होकर के सुनो, जब तक सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है उसकी प्रतिक्रिया हाँ हूं जी अच्छा वगैरह देते जाओ। जब भी आपके अंदर प्रश्न उठे तो प्रश्न तब उठाओ जब उसकी बात पूरी की पूरी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो शांत चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए और एक अवधान के साथ श्रवण करना चाहिए, ध्यान के साथ, है ना, कंसंट्रेट होकर के, अटेंशन होकर के किसी चीज का क्या करना चाहिए, हमें श्रवण करना चाहिए, या किसी विषय वस्तु को हमें सुनना चाहिए। तो दो बातें यहां पे आपको और ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है, वो रखनी है आपको शांत चित्त श्रवण। क्या याद रखोगे, शांत होकर के सुनना चाहिए, शांत होकर श्रवण करना। और एक आपको यहां पे याद रखना है, वो क्या रखना है, अवधान के साथ श्रवण करना। अवधान के साथ श्रवण करना। अवधान के साथ क्या करना, आपके श्रवण करना। ये आपको क्या रखना है, यहां पे ध्यान रखना है। तो दो बातें मैंने आपको यहां पे बता दी। वो क्या बता दी, शांत होकर के सुनना चाहिए और अवधान के साथ सुनना चाहिए। ये आपको श्रवण कौशल को विकसित करते समय हमें इन बातों का क्या रखना चाहिए दोस्तों, याद ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, है ना। ये बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, तो ये तो आपको वैसे भी पता है कि आप किसी भी तरीके से जो है और भी कर सकते हो कि किसी से सुनते वक्त आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहनी चाहिए, आप खुश रहने चाहिए, समय समय पर प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन मेन बातें मैंने आपको लिखवा दी। ऐसे प्रश्न आएंगे, इनमें से तो आप वैसे उत्तर दे दोगे, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें कुछ ये चीजें आपको लिखवानी पड़ेगी। लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना। वो क्या चीजें, श्रवण कौशल को विकसित करने के आधार क्या क्या है, श्रवण कौशल को विकसित करने के आधार। अगला पॉइंट क्या होगा अपना, श्रवण कौशल को विकसित करने का आधार। विकसित करने का आधार क्या क्या है, श्रवण कौशल को विकसित करने का आधार। किस किस तरीके से हम श्रवण कौशल को क्या कर सकते हैं, आपके विकसित कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए दो आधार आपके माने गए हैं। कितने आधार माने जाते हैं श्रवण कौशल को विकसित करने के, मुख्य रूप से कितने माने जाते हैं दोस्तों, दो। एक तो आता है आपके सामान्य श्रवण और एक आता है आपके चयनात्मक श्रवण। एक तो कौन सा आता है आपके सामान्य श्रवण, और दूसरा आपके कौन सा आएगा, चयनात्मक श्रवण। चयनात्मक श्रवण, दो आधार आपके। देखो सामान्य श्रवण का मतलब तो क्या होता है कि हमें सुनना ही है, कोई विकल्प नहीं है।
चयनात्मक का मतलब हम तय करेंगे कि हमें ये सुनना है कि नहीं सुनना है, वो कहलाता है चयनात्मक श्रवण। सामान्य श्रवण का मतलब आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप जैसे बस में बैठ करके जा रहे हो और आपके आगे वाली सीट पर दो लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, अब आपको सुननी पड़ेगी, आप क्या कर सकते हो, कानों में तो ध्वनि जाएगी जाएगी, ये श्रवण है। एक होता है चयनात्मक श्रवण, हम तय करेंगे कि हमें ये चीज सुननी है कि नहीं सुननी है, वो क्या कहलाता है आपका चयनात्मक श्रवण। तो श्रवण विकसित करने के कितने आधार माने जाते हैं, तो श्रवण कौशल को विकसित करने के दो आधार माने जाते हैं, एक को अपन कहते हैं सामान्य श्रवण और एक को अपन क्या कहते हैं आपके चयनात्मक श्रवण। ध्यान रखना, सामान्य श्रवण को विकसित करने के लिए आपके है ना इसके 5 आधार बताए गए। सामान्य श्रवण के कितने आधार बताए गए आपके 5, इसके 5 भाग बताए गए हैं। पहला भाग जो आता है उसको कहा जाता है पर्याप्त श्रवण। क्या कहा जाएगा आपके, पर्याप्त श्रवण। पर्याप्त का मतलब जितना कानों की कैपेसिटी है, जितना हमारा कान सुन सकता है उतना क्या कर लिया जाए आपके श्रवण किया जाए। एक आता है एकाग्र श्रवण, कंसंट्रेट के साथ सुनना। एक इसका आधार होता है शांत चित्त होकर के सुनो, शांत चित्त श्रवण है ना, शांति के साथ में सुना जाए, पर्याप्त सुना जाए, एकाग्र होकर के सुना जाए, शांत चित्त के साथ सुना जाए। एक आता है आपके बाधाहीन श्रवण, बाधाहीन कि हमें कोई चीज सुनाई नहीं दे रही है, कि है ना कोई म्यूजिक की आवाज आ रही है, फोन पर बात नहीं कर पा रहे, बाधाहीन श्रवण। और एक आता है आपके अनौपचारिक श्रवण। अनौपचारिक का मतलब जो औपचारिक नहीं है, है ना, हर कहीं पे भी जो सुना जा रहा है उसको अपन अनौपचारिक कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है सामान्य श्रवण के 5 आधार माने गए, पर्याप्त श्रवण, एकाग्र श्रवण, है ना, शांतचित्त श्रवण, बाधाहीन, और कौन सा हो जाएगा आपके अनौपचारिक श्रवण। तो आपको यह ध्यान रखना है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के 2 आधार माने जाते हैं, एक सामान्य श्रवण होता है, एक आपके चयनात्मक श्रवण होता है। सामान्य श्रवण आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य श्रवण आपके कितने प्रकार के हो जाएंगे 5 प्रकार इसके माने जाएंगे। ठीक ऐसे ही 5 आपके चयनात्मक श्रवण को भी माना जाता है। एक आता है, पहला आता है समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण करना। समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण, इसके अंतर्गत बालक क्या करता है, कठिन कठिन शब्दों को सुनता है जिससे बोलने का अभ्यास हो जाए। ऐसे शब्द जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या ऐसे शब्द जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, तो बालक यहाँ पे चयनात्मक श्रवण के अंतर्गत क्या करता है, समस्या मूलक ध्वनियों को, समस्या मूलक का मतलब जिनको बोलने में दिक्कत आ रही है, ऐसे शब्दों का वो क्या करता है यहाँ पे प्रयोग करता है। तो समस्या मूलक ध्वनियों का क्या होता है मेरे दोस्तों आपके श्रवण करना। एक आता है नवीन ध्वनियों का श्रवण करना, कोई नई नई धुन, नई नई आवाज, नवीन ध्वनियों का श्रवण, यह भी हमारे लिए चयनित होता है। हमारी इच्छा है कि किसी नई चीज का श्रवण हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ध्वनियों का श्रवण। ध्यान रखना, पहला कौन सा हो गया, समस्या मूलक यानी कि कठिन शब्दों का श्रवण करना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा नवीन ध्वनियों का श्रवण करना। एक होता है अनुपात सांचों का श्रवण करना, अनुपात सांचों का या अनुपात सांचों का श्रवण करना, सांचों का श्रवण करना या अनुपात सांचों का श्रवण करने का मतलब क्या होता है कि बालक सीधे सीधे वाक्य बोलना सीख जाता है, नहीं टेंशन नहीं है। भाई अपन अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो अपन क्या करते हैं कि अपन को लगता है कि नहीं इतना कौन अर्थ निकालेगा, क्या मतलब होता है, हिंदी में लाइन पड़ेगी इसका मतलब ये होता है, अंग्रेजी में ये लाइन होती है, हमने पूरी की पूरी लाइन याद कर दी। अपन को मतलब ही नहीं है कि उससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम उन ध्वनियों के अर्थ समझने का प्रयास ही नहीं करते, हमें यह पता है कि इस लाइन को इस जगह पर बोलना होता है, हमने बोलना सीख लिया। सीधे सीधे वाक्य बालक क्या कर लेता है, याद कर लेता है या सीधे सीधे वाक्यों को सुन लेता है, उनको कहा जाता है अनुपात सांचों का क्या करना, श्रवण करना। यह आपके तीसरा माना जाएगा। एक होता है आपके व्याकरणिक रूपों में श्रवण करना, व्याकरणिक रूपों में श्रवण करना, व्याकरणिक रूपों में श्रवण करना, है ना। व्याकरण के नियमों के साथ में आपको क्या करना होता है, श्रवण करना होता है ना। ग्रामर के साथ साथ में आप सुनते हुए उस चीज को सीखते हो कि यह शब्द कैसे बना, किस रूप में बना, वगैरह वगैरह, वो क्या कहलाएगा आपके व्याकरणिक रूपों के अंतर्गत करना। और एक होता है आपके संदर्भ वाक्यों का श्रवण करना,
संदर्भ वाक्यों का, जुड़े हुए वाक्य, जो परिस्थिति के साथ जो परिस्थिति घट रही है, संदर्भ वाक्यों का श्रवण करना। जिस परिस्थिति में आप हो, जिस कंडीशन में आप हो, उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपका जो श्रवण किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, है ना, उसको अपन कहते हैं कि संदर्भ वाक्यों का श्रवण करना। अब आपको यह ध्यान रखना है कि बताओ श्रवण कौशल को विकसित करने के कितने आधार हैं, तो दो है। एक सामान्य श्रवण है, एक चयनात्मक श्रवण है। सामान्य श्रवण कितने प्रकार माना जा सकता है, तो पर्याप्त, एकाग्र, शांत चित्त, बाधाहीन और अनौपचारिक। इधर आपके चयनात्मक में भी वापस 5 है। समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण करना यानी कठिन शब्दों का, नवीन ध्वनियों का श्रवण करना, अनुपात सांचों का श्रवण करना मतलब सीधा सीधा वाक्य याद करना, व्याकरणिक रूपों में श्रवण करना यानी ग्रामर सीखते हुए सुनना, और होता है संदर्भित, संदर्भ वाक्य, जुड़े हुए वाक्यों का क्या करना, आपके श्रवण करना क्या कहलाएगा, संदर्भ वाक्य। जैसे देखिएगा अभी आपने चयन कर रखा है भाई, अभी आपने चयन कर रखा है कि भाई मेरी क्लास देख रहे हो तो आपको ये चीज सुननी है, लेकिन इसके साथ में मैं बहुत सारी बातें और भी तो बता रहा हूं, वो भी आपको सुननी पड़ रही है, चाहे इससे जुड़ी हुई है चाहे इससे जुड़ी हुई नहीं है। यानी कि ये संदर्भ वाक्यों का श्रवण कहलाएगा, जुड़े हुए वाक्यों का क्या कहलाएगा, आपके श्रवण कहलाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं अपन, और अपन बात करते हैं श्रवण कौशल के दोष के कारण। लोगों के, बालकों के अंदर श्रवण कौशल क्यों विकसित नहीं हो पाता, इसके पीछे क्या कारण है। श्रवण कौशल के दोष के कारण, श्रवण कौशल के दोष के कारण क्यों बालकों के अंतर्गत श्रवण कौशल विकसित नहीं हो पाता, या विकसित होने के पीछे क्या कारण रहता है कि एक शिक्षक की गलती की वजह से या पेरेंट्स की, अभिभावकों की गलती की वजह से बालकों के अंतर्गत क्यों श्रवण कौशल क्या नहीं हो पाता है, आपके विकसित नहीं हो पाता है। यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कक्षा में मौखिक कार्यों का अभाव, कक्षा में मौखिक कार्यों का अभाव। भाई विद्यालय के अंतर्गत या कक्षा के अंतर्गत ऐसी कोई गतिविधि की नहीं जा रही है जो आपके बालकों को सुनने के मिले, तो बिल्कुल बालकों चुप, कोई नहीं बोलेगा क्लास में, चुपचाप बैठ करके पढ़ते रहोगे। अब बच्चा चुपचाप बैठ करके पढ़ रहा है, कान में कोई आवाज ही नहीं जा रही, आवाज कोई बोले तो शिक्षक पीट दे। पहले स्कूलों में ऐसे हुआ करता था, कुछ टीचर ऐसे होते थे जिनको पढ़ाना नहीं है, वो क्लास में जाकर के बस नियंत्रण बना देते, पूरी क्लास के अंतर्गत कोई नहीं बोलेगा, सारे के सारे चुप बैठे रहेंगे, सारे के सारे शांत बैठे रहेंगे, है ना। ये जो नियम का जो वो क्या कर देते, बना देते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या ध्यान रखना है, कक्षा में मौखिक कार्यों का क्या किया जाता है, अभाव। बोलने नहीं दिया जाएगा तो बच्चों का श्रवण कौशल कैसे विकसित होगा। इसको कहते हैं कक्षा का कठोर नियंत्रण, कक्षा में कठोर नियंत्रण रखना, कठोर नियंत्रण रखना। कक्षा के अंतर्गत कौन सा नियंत्रण रखना, कठोर नियंत्रण। बहुत ज्यादा अनुशासन बना दिया जाए, है ना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना दिया जाए, बहुत ज्यादा ये कर दिया जाए, तो उसकी वजह से भी बालकों में श्रवण कौशल विकसित नहीं हो पाता। कठोर अनुशासन का मतलब क्या हो जाता है कि आप किसी बच्चे को बोलने ही नहीं दे रहे हो, बच्चों के कानों तक आवाज ही नहीं पहुंच पा रही। अब बच्चे क्लास में यदि पूरे के पूरे साइलेंट बैठे, पूरे के पूरे कुछ बात कर नहीं रहे, तो बालक के अंदर फिर श्रवण कौशल का विकास होगा कैसे। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि कठोर नियंत्रण भी क्या है, कक्षा के अंतर्गत नहीं किया जाए, ताकि बालकों में किसका विकास हो सके, इसका। एक आता है अशांत वातावरण। अशांत वातावरण यह चिड़चिड़ापन पैदा करता है। अशांत वातावरण क्या करता है, तो ध्यान रखना, यह चिड़चिड़ापन पैदा करता है। कैसे चिड़चिड़ापन पैदा करता है कि मान लीजिएगा कि आप किसी चीज को लेकर के श्रवण कर रहे हो, आप किसी चीज को लेकर के सुन रहे हो, आपके किसी एक प्रॉपर आवाज आपके कान में जानी चाहिए, लेकिन वहां पे 10 आवाजें और आ रही है। जिस आवाज का आप श्रवण करना चाहते हो, जिसको आपने चयन कर रखा है कि ये चीज मुझे सुननी है, वो चीज आपके कान तक जा ही नहीं पा रही है। दूसरी सारी आवाजें जो है वो आपको क्या कर रही है, वहां पे प्रदूषित कर रही है या आपको असंतुलित बना रही है। तो अशांत वातावरण भी एक बड़ा कारण होता है। दूसरा होता है पाठ्यक्रम की क्लिष्टता। सिलेबस ही इतना कठिन बना दिया जाए कि बच्चों को समझने में दिक्कत। पाठ्यक्रम की क्लिष्टता, ऐसे ऐसे शब्द डाले गए कि बालक को सुनते ही उससे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, वो उसको याद करने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो पाठ्यक्रम की जो कठिनता होती है वो भी कहीं ना कहीं आपके ये चीज होती है, आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद में आपके आता है कि एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक साथ दो काम करने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति आपको एक तो बात कर रहा है, आप सुन रहे हो और सुनते सुनते आप अपने दूसरे काम में भी, आप किताब पढ़ रहे हो और बात भी सुन रहे हो, तो वहां पे न तो किताब पूरी पढ़ी जाएगी न श्रवण सीधा हो पाएगा। तो ये कहते हैं कि जब श्रवण किया जा रहा हो, जब सुना जा रहा हो, तो चुपचाप क्या किया जाए, सारे कामों को साइड में किया जाए, क्योंकि श्रवण कौशल आधार कौशल है, सुनना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो जब आपको सुनाया जा रहा हो तब व्यक्ति क्या किया जाए, शांत हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रतिक्रिया या अनेक या अतिरिक्त कोई कार्य करने की वहां पे आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक तो देखो, उसका तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते, जो अंतिम कारण होता है वो है श्रवण इंद्रियों का कमजोर होना। अब किसी के कान ही कमजोर है तो उसका क्या किया जाए, मेडिकल का काम है श्रवण इंद्रियों का कमजोर होना, कमजोर, ये इसके दोष के कारण है। अब देखो यहां पे निवारण भी पूछे जाते हैं। निवारण पूछने का मतलब श्रवण कौशल के दोषों को कैसे दूर किया जाए, तो वो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इनको उल्टा कर देना। कक्षा में मौखिक कार्यों का अभाव है ना, आपको कैसे दूर किया जाए दोष को, कक्षा में मौखिक कार्य को बढ़ावा दिया जाए, कक्षा में संतुलित जो है वो वातावरण दिया जाए या नियंत्रण रखा जाए, शांत वातावरण दिया जाए, है ना, बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाया जाए, एक साथ में एक ही काम कराया जाए। और आपको ये ध्यान रखना है कि है ना, अगर कोई श्रवण इंद्रियां आपकी कमजोर है तो जो भी मेडिकल्स वगैरह की जांच वगैरह होती है, रिपोर्ट्स के अनुसार जो भी मशीन वगैरह ट्रीटमेंट्स वगैरह उनका कराया जाए। तो इसको पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है कि दोषों को दूर कैसे किया जाएगा, इनको उल्टा कर दोगे तो अपने आप दोष दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही अपन लिख करके इसमें अपन टाइम पास करेंगे नहीं, है ना। तो अपन यहाँ पे ये चीज ऐड भी नहीं करना चाहेंगे, निराकरण कैसे किया जाए तो ये आप खुद जानते हो। अंतिम चीज आती है विद्यालय के अंतर्गत श्रवण कौशल को विकसित करने के माध्यम। एक चीज और ध्यान रखना, विद्यालय स्तर पर विद्यालय स्तर पर विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल को विकसित करने के माध्यम, विकसित करने के माध्यम, विकसित करने के माध्यम कि आप विद्यालय स्तर पर बालकों में श्रवण कौशल कैसे विकसित कर सकते हो, है ना। ये भी देखो, श्रवण कौशल बहुत सिंपल है, हम कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है क्या है श्रवण कौशल, आधार कौशल है, छोड़ दें, ऐसा नहीं है ना। हर एक चीज की आपको बातें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए श्रवण कौशल के अंतर्गत, है ना। देखो कितनी बातें अपन ने आज नई नई चीजें पढ़ी कि श्रवण कौशल के अंतर्गत इतनी सारी चीजें भी होती है कि इसको इतना डिटेल भी पढ़ा जा सकता है या इसको इतना भी अंदर जाकर के पढ़ा जा सकता है। हम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ करके निकल जाते हैं, है ना। अब अपन तो वैसे हालांकि कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहते हैं, इस वजह से अपन बढ़िया कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत जैसी बात है नहीं है ना। आप बढ़िया पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि अपने निःशुल्क क्लासों का प्रभाव कितनी तीव्र गति से चल रहा है, या आपको भी पता है कि ऐसे शिक्षक जो कभी एकाध टॉपिक है ना ऑनलाइन फ्री पढ़ा करके बाकी सारे कोर्स ऐप में बेचा करते थे, वो शिक्षक भी आज ऑनलाइन आकर के निःशुल्क साइकोलॉजी पढ़ाने लग गए हैं। तो ये इसका है ना आप प्रभाव मान सकते हो कि क्यों फ्री साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जबकि उनके पास में तो ऐप हैं, क्योंकि उनको पता है ये प्रभावशीलता है। ये इसीलिए ये कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति को पहल करनी पड़ती है, फिर बाकी सारी चीजें उनके पीछे जुड़ती चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। यह आपको ये ध्यान रखना है। तो बहुत सारे शिक्षक भी, और आपको इससे तो बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा, मैं तो बड़ा खुश हूं कि पढ़ाओ, है ना, सारे शिक्षक साइकोलॉजी फ्री पढ़ाओ, टीचिंग मेथड फ्री पढ़ाओ, जीके फ्री पढ़ाओ, ताकि बच्चों को एक विकल्प मिल सके कि ये टीचर नहीं समझ में आ रहा था उससे पढ़ ले, ये नहीं समझ में आ रहा था उससे पढ़ ले। तो बढ़िया चीज है, इसके अंतर्गत तो होनी चाहिए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हमने करवाई थी, है ना, हमने ऐतिहासिक कर दिया था। इतिहास में पहली बार टॉपिक टू टॉपिक विथ ई बुक क्लास वाइज, है ना, निःशुल्क साइकोलॉजी अपनी थी और टीचिंग मेथड भी अपने होंगे टॉपिक टू टॉपिक। इससे पहले नहीं हुए कभी, उसके बाद तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पहले अपने होंगे, है ना। विद्यालय स्तर पर इसको कैसे विकसित किया जा सकता है, तो देखो विद्यालय स्तर पर इसको विकसित करने का तरीका है बालकों को एकांकी का वाचन कराया जाए। एकांकी का मतलब ये एक तरीके का नाटक होता है। एकांकी बालकों को अधिक से अधिक कविता पाठ कराया जाए ताकि बालक वहां पे क्या कर सके, आपके सुन सके। कविताओं का पाठ किया जाएगा तो बालक क्या करेगा, आपके सुना जाएगा, है ना। आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा जब आदर्श किसी पाठ को पढ़ाते समय शिक्षक जो सबसे पहले बोलता है उसको आदर्श वाचन कहा जाता है। शिक्षक का लेक्चर्स जो होता है वो, है ना, ऐसे पढ़ाया जाए। तो बालकों में एकांकी पढ़ाई जाए, कविता पाठ कराया जाए, ये भी आपका ध्यान रखा जाए। संवाद कराया जाए, वाद विवाद कराया जाए, संवाद, वाद विवाद, वाद विवाद, गीत शैली, गीत शैली का प्रयोग, गीत शैली,
आदि, इन सभी से क्या होता है मेरे दोस्तों, श्रवण कौशल विकसित हो सकता है। और अंतिम चीज आपको पढ़नी है श्रवण कौशल की विधियां। श्रवण कौशल की विधियां, इन विधियों के हल्के हल्के आपको नाम याद रखने, इन विधियों की कोई डिटेल्स आपको चाहिए नहीं है, बहुत सारी विधियों की तो मैंने दे भी रखी होगी दोस्तों, है ना। एक तो आपकी विधि आती है जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि, पढ़ रखी है अपन ने, प्रश्नोत्तर विधि। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियों में एक विधि जो आएगी वो कौन सी विधि आएगी मेरे दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि, है ना। सुकरात की जो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर प्रणाली आपकी मानी जाएगी, आपको यह ध्यान रखना है। एक आती है आपकी कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि। एक आती है आपके वाद विवाद विधि, है ना, ये ध्यान रखना। प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, वाद विवाद विधि, श्रुति लेख विधि। श्रुति लेख आपने भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में, शिक्षक बोलेगा बालक लिखेंगे श्रुति लेख, श्रुति लेख विधि, भाषण विधि, शिक्षक बोलेगा बालक सुनते रहेंगे। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा श्रवण कौशल को क्या किया जा सकता है, आपके विकसित किया जा सकता है ना। इसके बाद में एक आपके भाषा यंत्र विधि या भाषा प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं इसको, जिसके अंतर्गत आपने सहायक सामग्री में पढ़ा था भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, भाषा प्रयोगशाला विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि। और एक आपको ध्यान रखना है सहायक सामग्री विधि, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्या करना, आपके प्रयोग करना। सहायक सामग्री विधि, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का क्या किया जाए, आपके प्रयोग किया जाए। इससे भी बालकों के अंतर्गत इस चीज की क्या होती है दोस्तों, आपके विकसित होती है। और एक होती है भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, किसी का रोल प्ले करना, भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह, या इसको क्या कहते हैं अपन, रोल प्ले। किसी की भूमिका, जैसे महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ा रहे होते कि एक बालक को महाराणा प्रताप का रोल प्ले करने के लिए कहना, वो क्या कहलाएगी, आपके रोल प्ले विधि। और इसी के साथ में आपका श्रवण कौशल समाप्त। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्रवण कौशल को बहुत बड़ी डिटेल से पढ़ लिया अपन ने, है ना। आपको ध्यान रखना है श्रवण कौशल के बारे में कि इस कौशल को सभी कौशलों का आधार कौशल कहा जाता है। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, ये प्रथम कौशल है, व्यवहारिक कौशल है और ग्राह्य कौशल है। एक आपको ध्यान रखना है श्रवण कौशल की शक्तियां, एक होती है अंतर्बोध शक्ति जिसमें समान उच्चरित होने वाले शब्दों में अंतर करना सिखाया जाता है। एक होती है धारण शक्ति, अंतर किए गए शब्दों को अवचेतन की अवस्था में याद रखा जाता है। एक होता है बोधन शक्ति, ध्वनि व अर्थ के योग को समझकर याद रखा जाता है। श्रवण कौशल के महत्व क्या है, सूक्ष्म ध्वनियों में अंतर कर पाना, अध्ययन की आधारशिला, व्यक्तित्व निर्माण में उपयोगी, मातृभाषा सीखने में सबसे ज्यादा उपयोगी है, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाई जा सकती है और शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। फिर ध्यान रखना श्रवण कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें, अर्थ ग्रहण करते हुए सुनना, तार्किकता के साथ सुनना, अनुकूल मत का स्वागत करना, विचारों का आदर करना, है ना, शांत होकर के श्रवण करना, अवधान के साथ में श्रवण करना। एक आता है श्रवण कौशल को विकसित करने के आधार दो माने गए, एक सामान्य श्रवण और चयनात्मक श्रवण। सामान्य के 5 आधार है, पर्याप्त, एकाग्र, शांतचित्त, बाधाहीन और अनौपचारिक। चयनात्मक के भी 5 है, समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण यानी कठिन शब्दों का श्रवण, नवीन ध्वनियों का श्रवण, अनुपात सांचों का श्रवण मतलब सीधे वाक्य सीखना, व्याकरणिक रूपों का श्रवण और संदर्भ वाक्यों का श्रवण। श्रवण कौशल के दोष के कारण क्या क्या है, तो कक्षा में मौखिक कार्यों का अभाव, कठोर नियंत्रण, अशांत वातावरण, पाठ्यक्रम की क्लिष्टता, एक साथ 2 काम करना या श्रवण इंद्रियों का कमजोर होना। इन्हीं को आप उल्टा करोगे तो दोष के निवारण अपने आप आ जाएंगे। विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आप एकांकी, कविता पाठ, आदर्श वाचन, वाद विवाद, गीत शैली, संवाद आदि का प्रयोग कर सकते हो। विधियों की बात करें तो प्रश्नोत्तर विधि, कहानी कथन विधि, श्रुति लेख विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री विधि या भूमिका निर्वाह या रोल प्ले विधि आपके श्रवण कौशल को विकसित करने की महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है। यह आपके श्रवण कौशल कंप्लीट है ना। इतना आसान भी नहीं है शिक्षण विधियां जितनी अपन सोच रहे हैं, है ना। भागना नहीं है। देखो अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई है, मैं चाहूं तो 4-5 क्लास में कंप्लीट करवा दूं ये, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमारे पास में समय है, मैं आपसे 1 घंटे ही तो ले रहा हूं रोज, 1 घंटा भी नहीं ले रहा हूं, 40 मिनट 45 मिनट ले रहा हूं, तो 40-45 मिनट तो आप दे सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। कल तो भीड़ भी कम हुई थी, तो अब 30 से 40 मिनट की अपनी क्लास होती है, तो 30-40 मिनट तो आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि ये 40 मिनट की क्लास अगर मैं लाइव लूँ ना तो ये 1 घंटे की हो जाए। उसमें कमेंट पढ़ना, अनकमेंट
के जवाब देना, वापस रिप्लाई देना, सबको नमस्ते करना, है ना, सबको गुड इवनिंग करना, इसमें टाइम निकल जाता है। इसीलिए अपना सिंपल सा फंडा है शुरू से कि पहले रिकॉर्ड करो और फिर प्रीमियर की तरह चला दो, बच्चे को लाइव वाली भी फीलिंग आ जाए और बच्चों को कोई फालतू बात सुननी नहीं पड़े, मुख्य मुद्दे की बात उसकी क्लास के अंतर्गत हो जाए। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट आपको करना ही है, क्लास कैसी लगी इसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल करिए। और जिसने ई बुक निकाल रखी है, मैंने नंबर दे दिए थे कल की क्लास के अंतर्गत, तो वहां से आप आराम से मुझे एक बार फोटो वगैरह भेज देना कि हाँ बुक हमारे पास में व्यवस्थित आ गई और हमने तैयारी शुरू कर दी, तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ आपने तैयारी शुरू कर दी है। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंद में रहें, मजे लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।